नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे। ठीक है, आज जो है अपना टॉपिक जो है वो अंतःस्रावी तंत्र के बारे में है। जो अंतःस्रावी तंत्र के अंदर आती है जो है एंडोक्राइन ग्लैंड आती है, ठीक है, जिनको बोला जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां आती है। और ये ग्रंथियां अपने में से कुछ ना कुछ केमिकल का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। और ये केमिकल जो होते हैं वो हार्मोन कहा जाता है इनको। ये अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है ये अपना सिक्रेशन डायरेक्टली किसमें डालती है, ब्लड के अंदर सिक्रेट करती है या स्त्राव करती है। ठीक है, इसमें नलिका नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको नलिकाविहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ और देखते हैं क्या होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी तंत्र देखो, अपने समन्वय के लिए और या नियंत्रण के लिए दो प्रकार के तंत्र कार्य करते हैं। एक जो है वो होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा जो होता है वो होता है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर अंतःस्रावी तंत्र के अंदर कौन आती है, ग्रंथियां आती है। कौन आती है, ग्रंथियां। ठीक है, ग्रंथियां आती है। ये ग्रंथियां जो होती है वो अपने में से क्या करती है, एक स्त्राव करती है, एक केमिकल निकालती है। उस स्त्राव को बोला जाता है हार्मोन्स। अच्छा, ये स्त्राव सीधा किस में डालती है, ये ब्लड में डालती है। ठीक है, और ब्लड से वो कहा जाता है टारगेट पे जाता है, जहाँ लक्ष्य होता है वहां पे ये चला जाएगा। इस स्त्राव से जो केमिकल जो है, केमिकल या रसायन, उस रसायन को अपन जो है क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। क्या बोला जाता है इनको, हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, ये ग्रंथियां जो होती है, अच्छा ये जो होता है वो कैसा काम करता है, ये धीरे धीरे कार्य करती है। लेकिन जब जो तंत्रिका तंत्र होता है वो क्विक रेस्पॉन्स देता है, तुरंत शीघ्र ही क्या करता है, प्रतिक्रिया दर्शाता है। ये प्रतिक्रिया दर्शाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये धीरे है। और अंत जो तंत्रिका तंत्र जो है वो कैसा है, वो फास्ट होता है। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे अपन। तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। एक होती है बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियां, जो ग्रंथियां नलिका की सहायता से, इसमें क्या मिलेगी अपने को, नलिका मिलेगी। और नलिका से स्त्राव को कहां तक लेके जाती है, टारगेट तक, लक्ष्य तक लेके जाती है। ठीक है, अपने स्त्राव को कहां तक लेके जाती है, लक्ष्य तक लेके जाती है। ठीक है, इसमें नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नलिका पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो बहिस्रावी, जैसे अपन मान लेते हैं यकृत बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अग्ना से भी बहिस्रावी ग्रंथि है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां जो कैसी होती है, ग्रंथियां जिसके अंदर नलिकाविहीन द्वारा ये अपने अपने स्त्राव को सीधे 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 किस में डालती है, रुधिर में डालती है। और रुधिर से वो कहा जाता है लक्ष्य के पास में जाता है या टारगेट पे जाता है। इसमें नलिका अनुपस्थित होती है, नलिका अनुपस्थित होती है। ठीक है, इसलिए इसको नलिका विहीन तंत्र भी कहा जाता है। नलिका विहीन होती है, विहीन। ठीक है, ग्रंथियां भी कहा जाएगा। ये ग्रंथियां कैसी कहलाती है, नलिका विहीन ग्रंथियां कहला जाती है। नलिका इसके अंदर उपस्थित होती है। इनके द्वारा स्त्राव को, स्त्रावित पदार्थ को हार्मोन कहा जाता है, हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको, हार्मोन्स कहा जाता है। अच्छा, मिश्रित ग्रंथि जो दोनों प्रकार की होती है, जो कौन सी होती है, एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। दोनों प्रकार की ग्रंथियां जो कार्य करती है वो होती है कौन सी करती है, जो मिक्स ग्लैंड कहलाती है। ठीक है, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार की होती है, इनको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथियां। कौन सी बोला जाता है, मिश्रित। और मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल कौन सा है, अग्नाशय है, जिसको बोला जाता है पेंक्रियाज। क्या बोला जाता है, पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज जो है वो किसका है, जो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण होता है। क्लॉड बर्नौल ने सन 1855 में अंतःस्राव
ठीक है, या इंटरनल सिक्रेशन शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम प्रयोग जो है अंतःस्राव का किसने किया था? क्लाड बर्नौड ने किया था। ठीक है, थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, 1905 में स्टार्लिंग ने हार्मोन को उत्तेजक पदार्थ की संज्ञा दी। उन्होंने बताया कि जो स्रावित होने वाला पदार्थ जो हार्मोन है उसको क्या बोला उसने कि ये उत्तेजक पदार्थ होते हैं। और बेलिसो स्टार्लिंग ने 1903 में गृहिणी की श्लेष्म कला से स्रावित कोशिकाओं से सबसे पहले हार्मोन प्राप्त किया था, जिसे सिक्रीटिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था उसने? सिक्रीटिन नाम दिया था। ठीक है, बेलिस और स्टार्लिंग ने 1903 के अंदर हार्मोन को उत्तेजक शब्द स्टार्लिंग ने दिया था। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र के विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? थॉमस एडिसन कहलाते हैं। अब है हार्मोन्स। देखो ये रासायनिक दूत होते हैं। दूत मतलब इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं, इनके पास में इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो हमारे भोजन में नहीं आता है, ये अपने भोजन से प्राप्त नहीं होते, पहली बात। ठीक है, प्राकृतिक रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित होते हैं। ये प्रकृति में कहाँ मिलेंगे? ये ग्रंथियों द्वारा ही संश्लेषित होंगे। अणुभार इनका क्या होता है? बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। ये रक्त के द्वारा पूरे शरीर में संसारित होते हैं। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। यानी किसके द्वारा जाते हैं? अपने बॉडी के अंदर जो संचरित होते हैं, यानी ये अपने बॉडी के अंदर जो है अपने टारगेट एरिया पे जाते हैं, तो वो किसके जरिए जाते हैं? वो जाते हैं किसके जरिए? रक्त के द्वारा। अधिकांश हार्मोन जो होते हैं वो जल में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। रासायनिक दृष्टि से हार्मोन अधिकतर किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन से। जैसे इंसुलिन प्रोटीन से बना होता है, प्रकृति में होते हैं। तथा कुछ प्रोटीन के व्युत्पन्न जैसे थायरोक्सिन या लिपिड रूप में अपन देखें तो स्टेरॉइड जो होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है। कौन सा है? स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, तो ये जो है वो लिपिड्स के भी क्या होते हैं? वो व्युत्पन्न होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन का आधारी पदार्थ कोलेस्ट्रॉल होता है। आधारी पदार्थ कौन होता है? कोलेस्ट्रॉल। किससे बने हुए होते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनते हैं। अच्छा, अपने जो बॉडी के अंदर जो ग्लैंड पाई जाती है वो होती है सबसे पहले जो है हाइपोथैलेमस होती है। हाइपोथैलेमस वैसे देखा जाए तो ये एक ब्रेन का भाग है। ठीक है, डाइसेफेलॉन जो है हाइपोथैलेमस जो है वो अपने जो फोर ब्रेन होता है उसका भाग होता है। ठीक है, और फोर ब्रेन में इसको देखा जाए तो ये हाइपोथैलेमस जो है वो केवल और केवल पदार्थ जो हार्मोन का स्राव तो करता है, लेकिन डायरेक्टली ये जो है वो टारगेट एरिया पे नहीं भेजता है। ये अपने हार्मोन को जो है वो किसको भेजता है? ये अपने हार्मोन को भेजता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है। ठीक है, और ये दो तरह के हार्मोन निकालता है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन निकालता है और दूसरा निकालता है इनहिबिटिंग। अच्छा, कैसे? ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड जो होती है ये क्या करती है? ये दूसरी सभी ग्लैंडों के स्राव को और संश्लेषण को कंट्रोल करती है। यानी कौन सा? ये नीचे वाली जितनी भी ग्लैंड है, ये नीचे वाली जितनी ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन बना रही है, कितने अमाउंट में बना रही है, और जो है वो कब तक बनाना है। ठीक है, और ये कितने अमाउंट में बनाएगी, इसका संश्लेषण कैसा होगा और स्राव कैसा होगा, ये सारा डिसीजन जो है वो कौन लेता है? पिट्यूटरी ग्लैंड लेता है। कम निकल रहा है तो ये इनको इंडिकेट करेगा कि भाई ज्यादा निकालो। ठीक है, ज्यादा निकल रहा है तो ये इसको रोकेगा। तो ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरी सभी ग्रंथियों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को या पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब इस मास्टर ग्रंथि को कंट्रोल करने वाला एक जो है वो कौन सा है? वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ऐसा है जो क्या करता है? इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ये नियंत्रण करता है। इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, या सुप्रीम जो है वो क्या गवर्नर होता है ये एक तरह से। ठीक है, जो कि सभी ग्लैंड को एक तरह से देखा जाए तो कंट्रोल करता है, क्योंकि ये जो सभी ग्लैंड जिससे कंट्रोल हो रही है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस करता है, जो ब्रेन के अंदर अपने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में देखोगे पिट्यूटरी ग्लैंड तो हाइपोथैलेमस के बेस से ही लटकी हुई रहती है, मटर के दाने के समान होती है ये। ठीक है, और ये जो है ये भी अपने ब्रेन के अंदर मिलती है। फिर है पीनियल ग्लैंड, ये भी ब्रेन के अंदर मिलती है। तो ये तीनों ग्लैंड जो है वो अपने को ब्रेन के अंदर मिलती है। उसके बाद में थायराइड जो है वो गले के अंदर मिलती है। ये तीनों कहाँ पे है? ये ब्रेन में। ठीक है, और ये जो है वो कहाँ पे है? गले के अंदर, श्वास नली के ऊपर। ठीक है, पैराथायराइड ये इसके ऊपर। ठीक है, थायराइड के ऊपर। थाइमस जो है वो अपने हृदय पे, हृदय से जो धमनी निकलती है वहां पे। एड्रिनलिन ये है वक्र किडनी पे। ठीक है, और पेंक्रियास जो है वो कहाँ पे मिलता है? ये आपको मिलता है अमाशय के नीचे, अमाशय के नीचे। ठीक है, फिर है गोनाड वर्सन, मेल के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, नर के अंदर। और
दूसरा जो होती है ओवरी, अंडा से मिलती है अपने को फीमेल के अंदर। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड है ये अपने को देखनी है। ठीक है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनलिन, पैंक्रियाज, गोनाड में टेस्टिस एंड सेकंड इज ओवरी। सबसे पहला है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, मैंने बताया फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ये डाइसेफेलोन की गुहा में डायोसिल या तृतीय नीले के फर्श में निर्माण इसका होता है। ये दूसर द्रव ग्रे मैटर, ठीक है, में अनेक क्षेत्र होते हैं जिनको हाइपोथैलेमिक केंद्र कहा जाता है। दूसर द्रव जो होता है, दूसर मतलब यहाँ पे जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती है उसका हेड वाला पार्ट यानी साइटो वाला पार्ट या कोशिका काय वाला भाग जो होता है वो पाया जाता है। कौन सा भाग है? कोशिका काय वाला भाग, कोशिका काय वाला भाग किसका? तंत्रिका का। ये क्षेत्र विशेष मोचक हार्मोन का संश्लेषण करते हैं। ये हार्मोन इन ग्रंथियों से निकलकर पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली में जाते हैं। कौन सी पाली में जाते हैं? अग्रपाली में। यानी ये हार्मोन मैंने अभी बताया था कि ये टारगेट पे न जाके ये कहां पे संश्लेषित होते हैं, कहां पे स्टोर होते हैं? ये पीयूष ग्रंथि में क्या होता है? स्टोर होते हैं, जो इसकी कहां पे जाते हैं? अग्रपाली में। जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्राव करने हेतु क्या करते हैं? उसको उद्दीपित करते हैं कि भाई दूसरी ग्लैंड अगर कम निकाल रही है तो ये इसको उद्दीपित करेंगे कि भाई उसको बोलो और ये हार्मोन निकालना। जैसे थायराइड अगर कम निकल रहा है तो ये इसको हाइपोथैलेमस उसको पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर थायराइड ग्रंथि को इंडिकेट करेगी। पीयूष ग्रंथि एक व्रंत सदस्य इनफंडिबुलम द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है। इनफंडी में व्रंत के द्वारा कहां पे? हाइपोथैलेमस के बेस के नीचे अपने को ये जुड़ा हुआ मिलता है। हाइपोथैलेमस द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित किया जाता है। एक तो होता है मोचक जिसको रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, आर फैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा जो होता है निरोधी हार्मोन जिसको बोला जाता है इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको आई फैक्टर बोलते हैं, इनहिबिटिंग फैक्टर होता है। संश्लेषण किया जाता है, यानी एक तो ज्यादा जो कम निकल रहा है तो उसको प्रेरित करने के लिए आपको चाहिए मोचक हार्मोन, ठीक है, और अगर ज्यादा निकल रहा है तो उसको रोकने के लिए चाहिए इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, इसका निरोधी हार्मोन। जो पीयूष ग्रंथि द्वारा हार्मोन के उत्पादन तथा स्राव को नियंत्रण करते हैं। इस कारण हाइपोथैलेमस को अंतःस्रावी नियमन का सर्वोत्तम सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। प्रधान ग्रंथि भी नियंत्रक भी कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रही है? ये पीयूष ग्रंथि को भी क्या कर रहा है? नियंत्रण कर रहा है। कैसे नियंत्रण कर रहा है? ये अपने में से दो प्रकार के क्या निकालता है? हार्मोन निकालता है। एक तो मोचक हार्मोन होता है, दूसरा निरोधी हार्मोन होता है। ये मोचक हार्मोन जो होता है अगर बॉडी में है, दूसरी ग्लैंड अगर कम निकाल रही है हार्मोन तो वो उसको जाएगा मोचक हार्मोन से इंडिकेट होगा, ठीक है। अगर ज्यादा निकाल रही है तो पीयूष ग्रंथि को बोलेगा कि उसको बोलो कम निकाले। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण द्वारा हाइपोथैलेमस के शरीर में अधिकांश क्रियाओं को क्या करता है? नियमन करता है। हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित आरएफ और आईएफ और उनके कार्य। अब ये हार्मोन क्या कार्य करते हैं वो देखते हैं कि देखो हाइपोथैलेमस में लगभग 10 प्रकार के न्यूरो हार्मोन निकलते हैं, क्योंकि ये न्यूरो हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि तंत्रिका तंत्र है और तंत्रिका तंत्र बनता है न्यूरॉन से, और न्यूरॉन जो है वो हार्मोन निकाल रही है, इसलिए इसको कौन सा हार्मोन बोला जाता है? न्यूरॉन हार्मोन बोला जाता है। कौन सा हार्मोन? न्यूरॉन, जो पीयूष ग्रंथि के में स्रावित हार्मोन को नियंत्रण करती है। ये न्यूरॉन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के स्राव को क्या करती है? नियंत्रण करती है। इसमें से इनमें आप देखोगे तो 7 प्रकार के तो रिलीजिंग हार्मोन है और 3 प्रकार के जो है वो क्या है? इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं, जो रोकने का कार्य करते हैं। अब न्यूरो हार्मोन्स जो है वो कौन से हैं? पहला है वर्दी हार्मोन, मोचक हार्मोन जिसको बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है, जीएन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? वर्दी हार्मोन को स्राव, ये वर्दी हार्मोन कौन निकलता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड खुद निकालती है, ठीक है, तो वो कम निकल रहा है तो ये इसके जरिए जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में और उसको बोलेगा कि भाई तू अपना हार्मोन निकाल। दूसरा होता है वर्दी निरोधक हार्मोन, जीएच, जो ग्रोथ जो हार्मोन होता है वो इनहिबिटिंग हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन को कम करना है, तो क्या होगा? ये स्राव को क्या करेगा? संबंधन कर देगा यानी कम कर देगा। दूसरा होता है थायरोट्रोपिन हार्मोन जिसको बोलते हैं टीआरएस, ठीक है, वो थायरोट्रोपिन के स्राव को क्या करता है? उत्तेजन करता है। फिर है प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन पीआरएस, जो क्या करेगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन को स्राव को प्रेरण करेगा। प्रोलैक्टिन मोचक निरोधक हार्मोन पीआरआईएच, आईएच मतलब रोकने वाला, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन को क्या करेगा? ये संबंधन करेगा।
मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मोचक हार्मोन, जिसको एमएसएच, जो कौन निकालता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है और पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालने के लिए ये भेजेगा, तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, मुक्त करने के लिए प्रेरण करता है। उसके बाद में है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निरोधी, यह रोकने का, ठीक है, ज्यादा निकल रहा है तो मेलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसके स्राव को क्या करेगा, ये निरोध करेगा। उसके बाद में कॉर्टिकोट्रोपिन मोचक हार्मोन सीआरएस, ये क्या करेगा, कॉर्टिकोट्रोपिन, ठीक है, तो हार्मोन को स्राव को उत्तेजन करेगा, यानी जो कॉर्टिकोट्रोपिन का मतलब है एड्रीनलिन से निकलते। उसके बाद में ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एलएच हार्मोन, ये निकालता गोनाड टेस्टिस और सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है, इसको गोनाड हार्मोन भी बोला जाता है, और इसको प्रेरित करने के लिए ल्यूटिलाइजिंग मोचक हार्मोन को प्रेरणा करता है। पुट्टी के स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं एफएसएस, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला जाता है, और ये कौन निकालता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है, और इसको प्रेरित करने के लिए फिर कौन सा निकलेगा, कि आरएच हार्मोन निकलेगा, जो पुट्टी का स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्राव को उत्तेजन करता है। तो ये 10 प्रकार के हार्मोन होते हैं, ठीक है, जिसमें 3 कैसे निरोधी है, ठीक है, 1, 2 एंड 3, तो 7 कैसे रिलीजिंग वाले हैं। फिर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मटर के समान इसकी संरचना होती है, तो मटर के दाने के आकार की। इसका रंग कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। जो व्रंत से इन्फंडिबुलम से, ये देखो ये व्रंत है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है इन्फंडिबुलम, ये यहाँ से ऊपर वाला भाग कौन सा है, हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस के आधार से ये लगी हुई रहती है, ठीक है। और आप देखोगे इसके 2 भाग है, एक तो होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, जो पोस्टीरियर पीछे वाला भाग होता है, और एक होता है जिसको बोला जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस, ये बोलते हैं आगे वाला भाग एडिनो हाइपोफाइसिस, जो एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर आगे वाला भाग, और ये कौन सा होता है, पीछे वाला भाग, ठीक है। अब इसके 3 भाग होते हैं, इस भाग को बोला जाता है पास ट्यूबुलरिस, उसके बाद में पास इंटरमीडिया और पास डिस्टल वाला पार्ट होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो होता है इंटरग्रेनुलर क्रेप्ट होता है, ठीक है, और ये अपनी कौन सी है, मेमेलरी बॉडी होती है, और ये ऑप्टिकल क्याज्मा होता है। तो यहाँ आप देखोगे कि इसमें जो है वो मटर के दाने के समान है, हाइपोथैलेमस के आधार से लगा हुआ रहता है, और ये जो व्रंत होता है इसको बोला जाता है इन्फंडिबुलम बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि कपाल की स्फेनिनॉइड अस्थि के एक सीसले गर्त के, जिसको बोला जाता है, किस गर्त में होती है, ये सेला टर्सिका, ये जरूर याद रखना, सेला टर्सिका के अंदर, गर्त के अंदर ये पाई जाती है। स्त्रियों में अपेक्षाकृत ये बड़े आकार की होती है। पीयूष ग्रंथि का उद्गम भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है। इसका निर्माण किससे हुआ है, एक्टोडर्म से। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये दूसरी सभी ग्रंथियों के संश्लेषण एवं स्राव को नियंत्रण करती है। ये दो प्रकार की पालियां होती है, एक तो होता है एडिनो हाइपोपाली, जिसको बोला जाता है अग्रपाली, ये अग्रपाली है, ये कौन सी है, अग्रपाली होती है। एडिनो हाइपोफाइसिस अग्रपाली होती है, ठीक है। इसका विकास जो है भ्रूणीय ग्रसनी क्षेत्र, ठीक है, कि एक्टोडर्म की बहिर्वर्धी के रूप में होती है। ये ग्रंथिल एपिथेलियम कोशिकाओं से बना हुआ होता है, और एडिनो हाइपोफाइसिस के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, पास ट्यूबुलरिस, पास इंटरमीडिया, पास डिस्टल। ये 3 भाग जो है वो किसके होते हैं, इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के, और एडिनो हाइपोफाइसिस के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। वही पार्स, ठीक है, ट्यूबुलरिस ये व्रंत होता है, चारों ओर एक कॉलर के रूप में होता है। इंटरमीडिया, जिसको ये पीयूष ग्रंथि के दोनों पालियों के मध्य स्थित होता है, इनके द्वारा केवल एक हार्मोन का स्राव होता है, और ये वाहिनी रहित होता है। पास डिस्टलेसिस ये एडिनो हाइपोफाइसिस का सबसे बड़ा भाग होता है, नीचे वाला, और इसके द्वारा कई प्रकार के हार्मोनों का स्राव होता है, ठीक है। दूसरा भाग होता है जिसको बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, कौन सा होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसको कम मात्रा में ये न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, जो पीछे वाला भाग होता है, पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है। इसका विकास हाइपोथैलेमस के इन्फंडिबुलम से होता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये पीयूष ग्रंथि के 1/4 वाला भाग होता है, ये पीयूष ग्रंथि के पक्ष वाला भाग है, और सफेद रंग का उभरा हुआ भाग होता है। इसके 3 भाग होता है, पास नर्वोसा, ये 2 प्रकार के हार्मोन का संग्रहण करता है, केवल क्या होता है, देखो संग्रहण करता है, जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन आते हैं वो यहाँ संग्रहित हो जाते हैं, ठीक है। ये व्रंत के शोर पे स्थित बड़ा फुला हुआ भाग होता है। फिर है मध्यम इमेनिन्स, ये हाइपोथैलेमस के तल पे स्थित होता है। पीयूष व्रंत ये मध्य में उभार से नीचे की ओर बढ़ा हुआ भाग होता है। तो इसके भी कितने भाग है, 3 भाग है, पास नर्वोसा, ठीक है, फिर मध्य जो है उसको बोलेंगे इनेनेंस,
और पीयूष व्रंत होते हैं। फिर एडिनो हाइपोफाइसिस जो है उसके द्वारा कौन से हार्मोन का स्रावित होता है, ठीक है। तो पहला जो है वो कौन सा हार्मोन होता है, इसका फर्स्ट हार्मोन जो है वो कौन सा है, सोमेटोट्रोपिन आदि वृद्धि हार्मोन है, इसको ग्रोथ हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो है वो बच्चों के अंदर जो है वो क्या करते हैं, ये शरीर में वृद्धि की करते हैं। अच्छा, वृद्धि कहाँ पे होगी, जब बोन के अंदर वृद्धि होगी, तो ये मसल्स में और बोन में वृद्धि करते हैं, ठीक है। ये वृद्धि का मुख्य प्रेरक है जिससे लंबाई बढ़ती है व्यक्ति की, ठीक है। शरीर में अस्थियों व पेशियों के विकास एवं संयोजी ऊतकों में वृद्धि वो कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है ये, ठीक है, जिससे क्या होती है, व्यक्ति की लंबाई बढ़ती है। ये ऊतकों के क्षय को रोकता है, ऊतकों के क्षय को क्या करेगा, रोकता है। वसा के विघटन एवं उपयोग को प्रेरित करता है। दुग्ध स्रावत को भी क्या करता है, ये उद्दीपित करता है, ठीक है। ये यूरिया का उत्सर्जन एवं मूत्र निकासन में भी वृद्धि करता है। यकृत में एमिनो अम्ल व ग्लूकोज के संश्लेषण को ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोज जब बनता है, ठीक है, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का संश्लेषण जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना इसको ग्लाइकोजिनेसिस कहा जाता है, ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजिनेसिस कहा जाता है, ठीक है, का संश्लेषण में भी ये वृद्धि करता है। अच्छा, वृद्धि हार्मोन के अल्प और अति स्राव से क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर कम स्राव हुआ तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, बौना रह जाएगा, जिसको ड्राफिज्म बोला जाता है, ठीक है। वृद्धि हार्मोन के अविस्राव से व्यक्ति कैसा हो जाता है, बौना रह जाता है। ऐसे व्यक्तियों को प्राय नपुंसकबाज होते हैं, जिनको मिटेटेज कहते हैं, क्या बोला जाता है, मिजेटेज कहा जाता है। ये व्यक्ति जो होते हैं बुद्धि का विकास सामान्य होता है, वयस्कों में इस दुर्बलता व जनक क्षमता की कमी हो जाती है, ठीक है। ऐसे बौने को एटीलियोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बौनेपन को एटीलियोसिस कहा जाता है। एक होता है माय का है, जिसमें आपने देखा होगा खली, ग्रेट खली, ठीक है, जिसकी हाइट देख लो आप 7 से फीट जो है लंबी है, इसको बोला जाता है गिग्नेटिज्म। क्या बोला जाता है, गिग्नेटिज्म, जिसको बोलते हैं दानवाकार, ठीक है। वृद्धि हार्मोन के बाल्यावस्था में अति स्राव के कारण मनुष्य अधिक लंबा हो जाता है, कम से कम 7 से 8 फीट उसकी लंबाई हो जाती है, और हाथ पैर की अस्थियां काफी लंबी हो जाती है, हाथों और पैरों की अस्थियां कैसी हो जाती है, काफी लंबी हो जाती है। तो ये होता है ग्रोथ हार्मोन। पहला हार्मोन है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, इसको बोला जाता है। दूसरा है, ठीक है, इसका जो है वो है अग्रतिया कायता, जिसको बोलते हैं एग्रोमेगेली, ये तीसरा है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, वयस्क अवस्था में अति स्त्रवण हो गया, सबसे मतलब ज्यादा हो गया, अगर जो वृद्धि हार्मोन है उसका स्त्राव अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, ये जबड़ों की हड्डियां लंबी, गालों की अस्थियां उभरी हुई हो जाती है, हड्डियों की लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ी हो जाती है, जिससे शरीर में वृद्धि अनुपातहीन हो जाती है। कैसी हो जाती है, अनुपातहीन, और शरीर बेडौल हो जाता है और कुरूप आ जाता है, ठीक है। कभी कभी कशेरुक दंड झुक जाने के कारण कुबड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, जिसको कायफोसिस कहा जाता है, कायफोसिस कहा जाता है, ठीक है, कुबड़पन। एक और रोग होता है जिसको बोलते हैं सिगमंड रोग। पूर्ण वृद्धि के बाद में भी यदि वृद्धि हार्मोन का अल्प स्राव हो तो मनुष्य के ऊतक नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे मनुष्य समय से पहले ही वृद्ध एवं अधिक कमजोर होने लग जाता है। तो समय से पहले क्या दिख जाता है, वो वृद्ध अवस्था में दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा हार्मोन, ये सोमेटोस्टिन हार्मोन था। दूसरा हार्मोन जिसको बोला जाता है टीएसएच, जिसको बोला जाता है टीएसएच, ठीक है, जिसको बोला जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, ये क्या करेगा, ये हार्मोन थायराइड के स्त्राव को नियंत्रण करेगा, उसको प्रेरित करेगा। ये हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है। ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और नियमन का कार्य करता है। किसको नियंत्रण करता है, थायराइड ग्रंथि, नाम से पता लग रहा है। निकालता कौन है इसको, पीयूष ग्रंथि निकालती है, ठीक है। ये इस हार्मोन के स्त्राव से हाइपोथैलेमस में थायरोट्रोपिन मुक्ति हार्मोन को प्रेरित करता है, ताकि थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा निकले। तीसरा हार्मोन है जिसको बोलते हैं एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको बोलते हैं एसीटीएच। अब ये हार्मोन किसको करेगा, अधिवक्र ग्रंथि जो होती है, जिसको बोला जाता है एड्रिनलिन ग्लैंड, ठीक है, उसमें ये जाके प्रेरित करता है। ये हार्मोन अधिवक्र के कॉर्टेक्स वाले में की वृद्धि तथा उससे निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रण करना, वो भी कौन से भाग को, उसके कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन, ठीक है, उनको ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में कॉर्टिकोट्रोपिक कोशिका द्वारा इन हार्मोन का स्रावित किया जाता है। कि उसके अग्रभाग में कौन सी कोशिकाएं मिलती है, कॉर्टिकोट्रोप कोशिकाएं मिलती है, जो कौन सा हार्मोन निकालती है, एसीटीएस हार्मोन निकालती है। इसका स्राव हाइपोथैलेमस से स्रावित कॉर्टिकोट्रोपिन मोचक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है, जो मैंने बताया था
जो मोचक हार्मोन जो निकला है, जो हाइपोथैलेमस ने निकालता है, वो पिट्यूटरी के ग्लैंड के पास में जाएगा। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कौन सा निकालेगी, ACTS निकालेगी, और ACTS जो होता है वो जाएगा एड्रेनलिन ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले भाग में जाएगा। फिर है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। अब ये गोनेडोट्रोपिक, वही गोनेडो का मतलब होता है जनन हार्मोन, ठीक है। तो ये हार्मोन मादा, जो नर व मादा दोनों में क्रमशः वर्षण व अंडाशय को में उत्तेजित करते हैं। और ये मुख्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पुट्टिकीय प्रेरक हार्मोन, जिसको बोलते हैं एपएसएस, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, एपएसएस बोला जाता है। ये स्त्रियों के अंडाशय में पुट्टिकाओं में वृद्धि करते हैं, यानी फॉलिकल में वृद्धि करते हैं, जिसके अंदर एक सेल होती है, ठीक है। यानी जो है अंडा जो होगा वो एक सेल जो होगी वो किसके अंदर होती है, पुट्टिका के अंदर होती है। तो उनको वृद्धि करता है, उनको परिपक्वन करता है। और मादा में ये कौन सा हार्मोन निकालने में मदद करता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन निकालने के लिए उत्तेजित करता है। और पुरुषों के अंदर यही एपएसएस जो होता है, शुक्रजनन जो नलिकाएं होती है, सेमिनिफेरस जो ट्यूब होती है, उसके अंदर जो एपएसएस वृद्धि होने पे शुक्राणु का निर्माण को प्रेरित करता है। तो मनुष्य में मेल के अंदर तो करेगा ये शुक्राणु में, और फीमेल के अंदर करेगा एस्ट्रोजन के अंदर, ये स्राव के अंदर प्रेरित करता है। युग्मकों के निर्माण व उसके विकास में प्रमुख भूमिका के कारण इस हार्मोन को गैमेटोकाइनेटिक कारक भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। गैमेटोकाइनेटिक कारक क्या है कि दोनों के अंदर, नर के अंदर और मादा के अंदर, दोनों में युग्मक बनाने के लिए जो है वो कौन सा हार्मोन काम में आता है, वो आता है गैमेटोकाइनेटिन, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन है, ये एपएसएस हार्मोन है। दूसरा जो है वो इसी का गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो वो कौन सा, अंतस्रावी में देखेंगे तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, ल्यूटिलाइजिंग। अंतरालीय कोशिकीय प्रेरक हार्मोन, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल जो सेल होती है, जो कहां पे मिलती है अपने को, ये सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो है वो निकल रहा है कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। और ये अंतराली कोशिकाओं को, हार्मोन को क्या करती है, प्रेरित करती है। ये हार्मोन अगर देखे जाए तो पुरुषों में वर्षण की अंतराली कोशिका, जिसको बोला जाता है लीडिंग सेल, ठीक है। और लीडिंग सेल निकालती है कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन का मतलब होता है ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है, कॉम्प्लेक्स हार्मोन है, इसी में ही आता है कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो नर हार्मोन का स्त्राव ये करती है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा आता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। हार्मोन जो है वो इसी का भाग है। स्त्रियों के अंदर देखा जाए तो ग्राफियन पुट्टिका जब परिपक्व हो जाती है, परिपक्व इसने की, अब उसमें से जो एग का निष्कासन यानी ओवुलेशन, यानी अंडोत्सर्जन का कार्य जो होगा वो किसके द्वारा होगा, वो एलएस के द्वारा होगा, कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखो इसमें दो चीजें होती है। जब अंडा उत्सर्जन होने के बाद में क्या होगा कि उसके बाद में जो स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे ये अंडा इसमें से निकल गया, ये अंडा बाहर आ गया, बाहर आने के बाद में जो खाली स्ट्रक्चर बन जाता है उसको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोला जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो था एक रिड्यूजल पार्ट है, जिस जो ग्राफियन फॉलिकल जो होता है उसमें से जब अंडा निकलने के बाद में बनता है, और ये एज ए ग्लैंड की तरह कार्य करता है, और ये अपने में से निकालता है कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा निकालता है, प्रोजेस्टेरोन। तो जो अंडो उत्सर्जन के बाद में जो स्ट्रक्चर बचता है उसको बोला जाता है क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो अपने में से कौन सा हार्मोन निकालता है, वो निकालता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कॉर्पस ल्यूटियम करता है। वो कैसे करता है वो आप देखने जाओगे तो आपको जो है वो अंडो उत्सर्जन के बाद में जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं, ग्राफियन पुट्टिका जो होती है, ठीक है, उसमें से अंडा निकलने के बाद में, ठीक है, क्या बचता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। और यही कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। फिफ्थ है वो है लैक्टोजेनिक ट्रॉपिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन। नाम से पता लगता है, लैक्टिन शब्द आते ही ध्यान रखना, ये दूध स्रवण को प्रेरित करेगा, ठीक है। तो अथवा या मेमेटोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है, कहा जाता है। लैक्टोट्रॉपिक कोशिका द्वारा होता है। ये स्त्रियों में हार्मोन में गर्भाशय में स्तन की वृद्धियों में प्रेरित करता है। शिशु के जन्म के बाद में दूध को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, इसके दूध जनक हार्मोन भी कहा जाता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। उसके बाद में है मेलेनोसाइटिक प्रेरक हार्मोन, ये मेलेनोसाइट को प्रेरित करेगा। ये इंटरमीडियन भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये हार्मोन 5 इंटरमीडिएट द्वारा स्रावित होता है। अभी बताया था एक हार्मोन जो होता है वो 5 इंटरमीडिएट द्वारा स्रावित होता है, तो यही है, ठीक है। ये हार्मोन रंगा कोशिका यानी मेलेनो कणों की
फैलाकर रंग को गहरा करता है, यानी त्वचा का जो रंग होता है वो इसके कारण। मानव में त्वचा पे तिल जैसे बन जाते हैं, ठीक है, छत्ते बनते हैं, ठीक है, तो इनको प्रेरित कौन करता है, जैसे मोल्स होते हैं ना, मोल, तो वो इसके द्वारा होता है, मेलेनोसाइट से। तो ये हार्मोन जो थे वो किसके थे, वो अपने थे इनके, जो है वो एडिनो जो हाइपोफाइसिस थे उसके थे। अब है जो दूसरे जो है, सेकंड जो है वो किसका है, वो है न्यूरो हाइपोफाइसिस, जो पीस का न्यूरो हाइपोफाइसिस है, जो तो उसके द्वारा जो पीछे वाला भाग है पोस्टीरियर, ठीक है, उससे जो निकलने वाला हार्मोन है वो है वेसोप्रिन, जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको बोलते हैं ADH, जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन ये क्या करता है, ये जाता है कहाँ पे, ये जाता है किडनी के पास में, और किडनी को कहता है कि तू भाई जो है, जो पानी अगर ज्यादा आ गया है यूरिन के अंदर तो उसको वापस अपने बॉडी के अंदर ले लो, यानी ये रीअब्जॉर्प्शन का कार्य जो होता है वो ये करता है, ठीक है। अगर सपोज मान लो एडीएस अगर कम हो जाता है तो रीअब्जॉर्प्शन का जो कार्य होगा वो कैसा हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और कम होने के साथ में पानी जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो किस में बढ़ती जाएगी, उसका अमाउंट जो होगा वो यूरिन में बढ़ता जाएगा, और यूरिन में बढ़ता जाएगा तो सीधी सी बात है जो यूरिनरी ब्लडर है वो कैसा हो जाएगा, वो जल्दी से बढ़ जाएगा, और जल्दी से बढ़ेगा तो व्यक्ति को बार बार क्या लगेगा, टॉयलेट लगेगा, ठीक है। और इस बीमारी को बोला जाता है डायबिटीज बोला जाता है, ठीक है। कौन सी डायबिटीज, ये डायबिटीज दूसरी डायबिटीज है, एक तो डायबिटीज होती है जो शर्करा वाली होती है, और ये डायबिटीज जो है वो इंसिपिडिंग वाली है, या इंसिपिडस बोलते हैं इसको, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। और इसके अंदर बार बार क्या आता है, मूत्र आता है, ठीक है। तो वक्र में नलिकाओं द्वारा जल का पुनः अवशोषण को ये प्रेरित करता है, को बढ़ाता है, इसलिए इसको मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहा जाता है, यानी मूत्र की मात्रा को कम करता है पानी में। इसकी कमी से मूत्र के साथ में जल अत्यधिक मात्रा में रहने के कारण, अगर सपोज मान लो कमी होगी तो सीधी सी बात है जल का जो पुनः अवशोषण शरीर में जा रहा था वो नहीं जाएगा, और जिससे मूत्र की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और मूत्र बढ़ जाएगा तो सीधी से मूत्र पतला हो जाएगा, और पतला होगा तो सीधी सी बात है उसमें जल्दी से भरेगा, और जल्दी से भरेगा तो बार बार क्या जाना पड़ेगा, टॉयलेट जाना पड़ेगा, और इसको क्या बोला जाता है, मूत्रलता या डाययूरेसिस बोला जाता है, डाययूरेसिस बोला जाता है। इस कारण व्यक्ति मूत्र की अत्यधिक मात्रा को उत्सर्जित करता है, इसलिए इस बीमारी को क्या बोला जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस बोला जाता है। और यह हार्मोन क्या करता है, रक्त दाब को भी बढ़ाता है, कि पानी जो हो रहा है वापस नहीं जा रहा है तो खून भी गाढ़ा होगा तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। वैसोप्रेसिन के स्त्राव का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के परासरण नियंत्रण के केंद्र द्वारा होता है, ठीक है। तो ये कौन करता है इसको, जो ये है वो अपने हाइपोथैलेमस द्वारा इसका नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, जिसको बोलते हैं पिटोसिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन ये जो हार्मोन होता है इसको पेन वाला जो है हार्मोन भी बोला जाता है। जब प्रसव के समय, जब बेबी की डिलीवरी होती है उस समय जो होता है वो संकुचन चाहिए गर्भाशय के अंदर, और संकुचन से जो होगा वो पेन जो क्रिएट होता है और वो मदद करवाता है, कौन है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। आर्टिफिशियल भी इसको दिया जाता है। यह हार्मोन स्त्रियों के गर्भाशय के अंतिम काल में गर्भाशय की दीवारों को अनिच्छित पेशियों के संकुचन को क्या करता है, प्रेरित करता है, ताकि बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो जाए, जिससे प्रसव के समय जो है प्रसव पीड़ा उत्पन्न कर शिशु का जन्म में सहायक होता है, ठीक है। तो ये प्रसव पीड़ा जो होती है वो किसके कारण होती है, वो ऑक्सीटोसिन के कारण होती है, ठीक है। प्रसव के पश्चात गर्भाशय की दीवारों का पुनः सामान्य बनाने में भी ये सहायक होता है। यह हार्मोन द्वारा प्रसव के पश्चात स्त्रियों में स्तन जो है उनकी वृद्धि, ग्रंथियों में वृद्धि करता है, और दूध निष्कासन को क्या करता है, ये प्रेरित करता है प्रोलैक्टिन के साथ साथ। अब है दूसरी ग्रंथि जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, थायराइड। कहां पे मिलती है, गले में, एस आकार का इसका शेप होता है, ठीक है। और ये जो होती है वो दोनों को घिरे हुए रहती है, जैसे आप इसके अंदर देख रहे हो, ठीक है। तो ये ऊपर जो होता है एपिग्लोटिस, ये होती है हायोइड बोन, यहाँ पे होती है हायोइड बोन, ठीक है। उसके बाद में ये लैरिंक्स होता है, और लैरिंक्स के बाद में आप ये जो देख रहे हो ये वाला जो शेप है जो है वो आप देखोगे तो इसका शेप जो होता है कैसा होता है, ऐसा होगा। ये थायराइड ग्लैंड होती है, और थायराइड ग्लैंड के पक्ष भाग में आपको मिलेंगी ये छोटे छोटे जो दाने मिले राजमा के समान, ये जो होते हैं वो कौन से है, वो पैराथायराइड जो है ग्रंथि होती है। तो ये तो है थायराइड, और थायराइड के ऊपर ही पाई जाती है कौन सी, पैराथायराइड। थायराइड ग्रंथि ग्रीवा क्षेत्र में श्वास नली के अधर एवं पार्श्व तल में श्वास नली से जुड़ी हुई रहती है। ये संरचना में देखो तो इसका आकार द्विपालित होता है, दो पालियों में बटी हुई है। एच आकार का इसका शेप होता है, रंग देखोगे तो गुलाबी होता है,
और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये बात इंपॉर्टेंट है इसकी। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो है थायराइड ग्रंथि। और आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो है वो है लीवर। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में कुछ बड़ी होती है ये ग्रंथि। वृद्धावस्था में ये कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। छोटी छोटी गोलाकार पुट्टिकों से बनी हुई होती है और पुट्टिकों की गुहा में पीला जेली सदृश्य पारदर्शी कोलाइडी पदार्थ भरा हुआ रहता है। ठीक है, इस आयोडीन युक्त कोलाइडी, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ को आइडोथायरोग्लोबुलिन कहते हैं। क्या कहा जाता है इसमें? आप देखोगे तो कुछ पीले रंग का आपको पारदर्शी जो पुट्टिकाएं मिलती है छोटी छोटी, उनके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, जो कोलाइडी पार्टिकल्स जैसे इसमें संरचनाएं होती है। ठीक है, उनको आयोडीन युक्त होता है। ठीक है, उसको बोला जाता है आइडोथायरोग्लोबुलिन। क्या बोला जाता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन है। प्रत्येक पुट्टक की भित्ति स्तरीय घनाकार ग्रंथिल कोशिकाओं से बनी हुई होती है। पुट्टकों के बीच बीच में संयोजी ऊतकों से निर्मित स्ट्रोमा पाया जाता है। स्ट्रोमा के कुछ स्थानों पर पैरापुट्टिकीय या सी कोशिकाएं पाई जाती है। ये जो है वो C3 थायरोक्सिन क्रियाशील रूप में है। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? वो स्थायी रूप में निकलता है। तो दो प्रकार के हार्मोन थायरोक्सिन निकलते हैं, T3 और T4। ठीक है, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन जो है, इस ग्रंथि द्वारा दो मुख्य हार्मोन स्त्रावित होते हैं। एक तो होता है थायरोक्सिन, ठीक है, जो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, T3 और T4। पहला है ट्राई थ्री आइडोथायरोनिन। ठीक है, ये आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। ये T4 की तुलना में अत्यधिक क्या होता है? सक्रिय होता है और शक्तिशाली भी होता है। ये कुल जो है वो 10% भाग है, भाग इसका कम है। दूसरा होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन, जिसमें T4 टेट्रा पुट्टिकीय कोशिकीय थायराइड उत्तेजक हार्मोन है, TSH। ठीक है, को उपस्थिति में ये हार्मोन का निर्माण होता है। यानी जब ये कहां से आता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा, तब ये हार्मोन बनेगा। इसकी कुल मात्रा 65 से 90% तक होती है। इसका निर्माण आयोडीन व टायरोसिन के द्वारा होता है, जो कार्य करने में T3 में बदलता है। ठीक है, और ये किसमें बदल जाता है? वापस कार्य करने के बाद में T3 के अंदर बदल जाता है। दूसरा एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन ये थायराइड ग्रंथि के सी जो कोशिकाएं थी, उनसे ये हार्मोन का निर्माण होता है। इस हार्मोन के द्वारा मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन में क्या की जाती है? वृद्धि होती है। ठीक है, अस्थियों के विघटन को कम करने का कार्य करता है। अस्थियां जो होती है वो मजबूत होती है। ठीक है, इस प्रकार से हार्मोन को पैराथायराइड ग्रंथि के पैराथार्मोन के विपरीत कार्य करता है। इसका कार्य और पैराथायराइड हार्मोन का कार्य एक दूसरे के कैसे है? विपरीत है। ठीक है, तो ये कैल्शियम में मूत्र में उत्सर्जन में वृद्धि करता है, अस्थियों के विघटन को मजबूत बनाता है। तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? मूत्र में उत्सर्जन को क्या करेगा? रोकेगा, और अस्थि के विघटन को क्या करेगा? ज्यादा करेगा। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य, ये ऑक्सीकारक उपापचय होता है। सिंपल सी बात है, ये जो बेसिक मेटाबॉलिक जो रेट होती है उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, को बढ़ाकर कोशिका में ऊर्जा उत्पादन की दर तथा जीवन की रफ्तार को ये क्या करता है? बढ़ाता है, अतः शरीर की वृद्धि में सहायक है। यह हार्मोन आंत्र की दीवारों में ग्लूकोज के अवशोषण, ऑक्सीजन की खपत, आधारी उपापचय कला जिसको बोलते हैं BMR है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट को भी ये क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, और देह स्पंदन को भी क्या करता है? हार्ट रेट को भी क्या करता है? ये तेज करता है। ये एंजाइम प्रोटीन का संश्लेषण, ग्लूकोनियोजिनेसिस, शरीर के ताप व तंत्रिकाओं का कार्य करता है, को बढ़ाता है। ये इनकी मेंढक के टेडपोल लार्वा को वयस्क के कायांतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ये शीत रुधिर कोशिक जो कशेरुक है, ठीक है, उनमें प्राशन नियम निर्मोचन का कार्य भी होता है, और तंत्रिका द्वारा स्त्रावित एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन की क्रियाविधि को भी ये क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, तो ये इसके कार्य है। अब सपोज मान लो अल्प स्त्राव वाली जो है बीमारियों में भोजन में आयोडीन की मात्रा, अगर सपोज मान लो, क्योंकि ये बनने में आयोडीन की जो है वो बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो थायरोक्सिन हार्मोन बनते हैं वो किससे बनते हैं? आयोडीन से बनते हैं। अगर आयोडीन की ये हार्मोन की कमी हो जाए तो आयोडीन लेने से इन हार्मोन की पूर्ति हो जाती है। एक है अवटु मानवता, ठीक है, या जड़ मानवता जिसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। बचपन में थायरोक्सिन की अगर कमी हो जाए तो ये रोग होता है। इस रोग में शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि कैसी हो जाती है? मंद हो जाती है।
हाथ पांव बेडौल हो जाते हैं, आदमी कैसा रहता है, बौना रह जाता है। इनकी आधारी उपापचय दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे बच्चे को लैटिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैटिन्स। ठीक है, इनके जननांगों भी विकसित नहीं होते और ये कैसे होते हैं, बद्य होते हैं, क्रिटिन्स का। फिर है अवटु अल्प क्रियाता या मिक्सीडीमिया। ये रोग प्रौढ़ व्यक्तियों में थायराइड अगर कम होता है, जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसमें, वो बचपन में था, ये प्रौढ़ व्यक्ति है। इस रोग में जड़ मानवता के साथ साथ त्वचा में मोटा हो जाता है, बालों का झड़ना, स्मरण शक्ति कमजोर होना, त्वचा का पीला होना और जनन क्षमता कम होना। इन व्यक्तियों में थायरोक्सिन का सेवन से लाभ मिलता है। थायरोक्सिन का अगर सेवन किया जाता है उससे क्या मिलेगा, लाभ। तीसरा है घेंगा रोग, जिसको गलगन या ग्वाइटर रोग कहते हैं। थायराइड ग्रंथि कैसी हो जाती है, इसके अंदर फूल जाती है, ठीक है, स्वेलअप हो जाती है, गर्दन फूलकर मोटी हो जाती है। ये रोग भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगर भोजन में आयोडीन नहीं जा रहा है तो इसकी कमी होगी, तो ये रोग होता है, जिसको गलगन या ग्वाइटर रोग कहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो होते हैं में रोग अधिक होता है, क्योंकि वह पानी में आयोडीन की क्या होती है, कमी होती है, इसके कारण होता है। चौथा जो है उसको बोलते हैं हाथी मोटा रोग। ठीक है, ये रोग अल्प स्त्राव के उपचार में ली जाने वाली औषधि व एंटीजन की तरह पहचानी जाती है। ये विरोधी, ठीक है, शरीर में एंटीबॉडीज बनने के कारण होती है। ये क्या करती है, उससे विरोधी एंटीबॉडीज बन जाती है। जो एंटीबॉडी ले रहे हैं अपन, एंटीजन ले रहे, ठीक है, जो अपन दवाइयां ले रहे, अल्प स्त्राव से रोगी को उपचार में जो दवाइयां दी जाती है, वो क्या समझ लेता है, वो उसको एंटीजन की तरह पहचानी जाती है, तो वो अपने बॉडी में जाएगी वो दवाइयां एंटीजन, और उसके विरुद्ध में अपनी बॉडी क्या कर रही है, एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है। ये एंटीबॉडी थायराइड ग्रंथि को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। ठीक है, और इससे थायराइड की आत्महत्या या सुसाइड ऑफ द थायराइड भी कहते हैं। अतः ये एक स्वप्रतिरक्षित रोग है, यानी खुद की, जैसे खुद दवाई ली थी वो ठीक होने के लिए ली थी, लेकिन अपने जो बॉडी ने है उसको क्या मान लिया, एंटीजन मान लिया, यानी बाहरी पदार्थ मान लिया, और बाहरी पदार्थ मानने के कारण उन्होंने क्या बना दी, अपनी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना दी, और जिसके कारण क्या हुआ, वो उस एंटीबॉडीज ने क्या किया, वो उसको थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर दिया। स्वप्रतिरक्षित रोग है। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन की अधिक स्त्राव के कारण उपापचय दर क्रिया में वृद्धि होती है तथा हृदय की गति बढ़ती है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, शरीर में पसीना जो है वो अधिक आने लगता है, हाथ पांवों में कपकपाहट रहती है, झंझनाहट जैसे लक्षण क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, एक है नेत्रसेंदी गलगन, जिसको बोलते हैं एक्सोप्थेलिमिक गोइटर, एक्सोप्थेलिमिक गोइटर। ये बच्चों तथा वयस्कों में थायरोक्सिन की अति स्त्राव के कारण होता है। इनको ग्रेवी रोग भी कहा जाता है, ग्रेव डिजीज भी कहते हैं। ये रोग में व्यक्ति नेत्र गुलाब जो होता है वो नीचे श्लेष्म में जम जाता है, और जिससे नेत्र गुलाब जो होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है, ऐसा लग रहा है कि आंखें बाहर गिर रही हो। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों की दृष्टि बहुत डरावनी होती है, घूरती हुई सी नजर आती है। ठीक है, एक होता है जिसको प्लूमर रोग कहते हैं। ये थायराइड ग्रंथि में जगह जगह क्या हो जाती है, गांठें बन जाती है, जिसको प्लूमर रोग कहा जाता है। अब तीसरी ग्रंथि जो है वो कौन सी है, जो है पैराथायरॉयड ग्रंथि है। कौन सी है, पैराथायरॉयड। कहाँ मिलती है ये, थायराइड के ऊपर। स्थिति थायराइड ग्रंथि के प्रत्येक पिंड में पृष्ठ में पाइप धसी हुई रहती है। ठीक है, प्रत्येक पाली में ये 2 होती है, टोटल संख्या इसकी कितनी होती है, कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है, इसकी 4 होती है। थायराइड में प्रत्येक पिंड में 2-2 पैराथायरॉयड ग्रंथियां होती है, ये लाल रंग की होती है। मनुष्य में इनकी संख्या 4 होती है। इन ग्रंथियों में रुधिर कोशिका ग्रंथिल कोशिकाओं के पिंड के मध्य में पाई जाती है। पैराथायरॉयड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन निकालता है, पीटीएच हार्मोन निकाला जाता है, जिसको कॉलिप हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा हार्मोन कहा जाता है, तो पैराथायरॉयड पैरा हार्मोन को कौन सा हार्मोन कहा जाता है, कॉलिप हार्मोन भी कहा जाता है। पैराथ हार्मोन के कार्य, यह हार्मोन द्वारा फॉस्फेट व उत्सर्जन में वृद्धि करता है। वक्र व आंतरिक में क्रमशः कैल्शियम का पुनः अवशोषण में वृद्धि करता है। वो तो कैल्शियम को क्या कर रहा था, उत्सर्जन कर रहा था, ठीक है, और ये वापस क्या कर रहा है, उसका पुनः अवशोषण में वृद्धि करता है। यह रक्त में कैल्शियम तथा फॉस्फेट आयनों का नियमन करता है। पेशी में संकुचन, तंत्रिका आवेग, रक्त के थक्के का निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, ये विटामिन डी का निर्माण में भी क्या करता है, सहायता करता है, जिससे अस्थियां, जैसे क्या में अस्थियों के निर्माण में सहायता मिलती है। जिसे अस्थियां कैसी हो जाती है, बोन जो होती है वो मजबूत होती है।
अब इससे संबंधित रोग, पैराथायराइड के अल्प स्राव से रोग कौन सा होता है? बाल्यावस्था में पैराथायराइड की अगर कमी हो जाए तो रुधिर में कैल्शियम की मात्रा की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, और फास्फेट की मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इससे तंत्रिका व पेशी क्रिया में अयानास वृद्धि होती है। से मांसपेशियों में क्या आती है? जकड़न एवं ऐंठन द्वारे पड़ने लग जाते हैं। क्या आ जाती है? मांसपेशियों में जकड़न व ऐंठन आ जाती है, जिसको हाइपोकैल्सीमिया टिटनी बोला जाता है। पैराथायराइड के अति स्त्रावन से क्या होगा? ये तो अल्प, इसके अति स्त्रावन से कैल्शियम का विघटन होकर अस्थिया में रक्त आ जाता है, और जिससे हाइपर कैल्सीमिया क्या आ जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको? कौन आ जाएगा? अस्थियों के अंदर गलने के कारण, विघटन के कारण उसमें रक्त आ जाता है, जिसको हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। अस्थियां भंगुर हो जाती है, जल्दी से टूट जाती है, कोमल होती है, खोखली हो जाती है। इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इंपोर्टेंट। प्लाज्मा में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाने के कारण शरीर में अन्य में कोमल ऊतकों में कैल्शियमफिकेशन हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है। मूत्र की मात्रा बढ़ने के से प्यास बढ़ने लगती है, वक्रों में पत्री का जमा हो जाता है, और रोग में संपुटी तंतुमय अस्थि विकृत हो जाती है। ठीक है, और अस्थियों अतिस्रवण के उपचार के लिए ग्रंथि में बढ़े हुए भाग को काट कर क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसके कार्य है, अल्प स्रवण से और अति स्रवण से। एक ग्रंथि है जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। कौन सी है? थाइमस ग्रंथि, जो कहते हैं कि जो बचपन में बहुत सक्रिय होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, यौनारंभ अवस्था में इसका कैसा हो जाता है? साइज जो होती है वो कम हो जाती है और कार्य करना बंद कर देती है। मेन कार्य जो होता है वो इसका क्या होता है? प्रतिरक्षियों का निर्माण में, या इम्यूनिटी जो सिस्टम है, प्रतिरक्षी तंत्र जो है उसको मजबूत बनाने में। ठीक है, ये ग्रंथि हृदय के ठीक आगे वाले ट्रेकिया के समीप ये पाई जाती है। मानव में यौनारंभ अवस्था के पश्चात इसका आकार लगातार क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। वृद्धावस्था में ये तंतु के समान, डोरी के समान ही रह जाती है। इस ग्रंथि की प्रतिरक्षा का प्रमुख कार्य टी लिम्फोसाइट का प्रतिरक्षण केंद्र कहा जाता है। इस ग्रंथि को प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग तथा या टी लिम्फोसाइट का प्रतिरक्षण केंद्र कहा जाता है। थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थाइमोसिन हार्मोन होता है। ठीक है, यह हार्मोन पूर्ण प्रतिरक्षी तंत्र को निर्माण में मदद करता है। ये लसिकाणुओं को जीवाणुओं व एंटीजन को नष्ट करने में प्रेरित करता है। वृद्धावस्था में बढ़ती उम्र के साथ में थाइमोसिन की मात्रा उत्पादन कम हो जाता है, जिसे कहते हैं कि बुढ़ापे में प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। थाइमस के निष्क्रिय होने पर लैंगिक परिपक्वता आ जाती है तथा बुढ़ापे में प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। नेक्स्ट ग्रंथि है वो कौन सी है? जो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो कहां पे मिलती है? मस्तिष्क में। ये कहां पे मिलती है? अग्र मस्तिष्क के पक्ष भाग की सतह के थैलेमस से निकलती हुई खोखले वृत्त में स्थित होती है। भ्रूणीय वही एक्टोडर्म से होगा इसका। ये ग्रंथि जो है मेलेटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। कौन सा करती है? मेलेटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है, तेज प्रकार में इसका स्राव कम हो जाता है, लेकिन मंद प्रकाश में, अंधकार में ये अधिक होती है। ठीक है, तेज प्रकाश में कम है, मंद प्रकाश में कैसी है? अधिक है। यह ग्रंथि लैंगिक जैविक घड़ी है, सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, क्योंकि अंधे बच्चे में यौना आरंभ समय से पूर्व आ जाता है, लेकिन जो तीव्र जो सूर्य के प्रकाश में क्षेत्रों में रहते हैं उनमें रहने वाले बच्चों में यौना आरंभ अवस्था जो होती है वो शीघ्र जो है वो नहीं आती। ठीक है, तीव्र सूर्य प्रकाश क्षेत्रों में बच्चों में यौना आवरण शीघ्र आ जाती है, और शीघ्र से नहीं आती है, नहीं आती है। ठीक है, और जो अंधे बच्चे होते हैं उनमें जन्म से पूर्व आ जाती है, सूर्य में ये सॉरी शीघ्र आ जाती है। सही है, ये वो अंधे बच्चों में यौना आरंभ अवस्था। लेकिन जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, कम प्रकाश वाले में यौवन आरंभ अवस्था कैसे आती है? देर से आती है। मेलेटोनिन के कम स्राव होने के कारण इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक तो होती है पिनेलोसाइट और दूसरी होती है न्यूरोकोलिन। ठीक है, और ये जो होती है वो यौना आरंभ अवस्था में लाने में, अच्छा, और क्या बोला जाता है इसको? सेक्सुअल बायोलॉजिकल
क्लॉक भी बोला जाता है। नेक्स्ट है वो कौन सी है, अग्नाशय ग्लैंड। अग्नाशय जो कैसी ग्लैंड है, ये मिश्रित ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है, ये मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि मतलब ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों कई तरह कार्य करती है। तो आप देख रहे हो ये वाली, ये पैंक्रियास है, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पे इसमें मिलते हैं लेगरेंस के द्वीप समूह मिलते हैं। क्या मिलते हैं, और इनमें 3 प्रकार की कोशिका मिलती है, एक तो बीटा होती है, एक अल्फा होती है, एक डेल्टा होती है, ठीक है। ये 3 प्रकार की कोशिका 3 प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है, ठीक है। इसके जो आगे वाला पोर्शन है ये वाला कहलाता है, यहाँ पे मिलती है लेगरेंस के द्वीप समूह मिलते हैं। क्या मिलते हैं, लेगरेंस द्वीप समूह। और इसमें 3 प्रकार की कोशिका मिलती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा, ठीक है। ये 3 प्रकार की कोशिका जो है वो अपने वैसे 3 प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है, ठीक है। ये हल्के पीले रंग की, गुलाबी रंग की, चपटी अनियमित आकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि की पालियों के बीच में उपस्थित संयोजी उत्तक तथा अंतस्रावी कोशिकाओं का समूह होता है, जिनको लेगरेंस, ठीक है, दीपिकाएं कहते हैं। और इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलती है, जिनको कहा जाता है अल्फा, बीटा और डेल्टा, ठीक है। इनकी खोज जो है वो लेगरेंस ने की थी 1869 के अंदर, इसलिए इनका नाम क्या रखा, लेगरेंस आइसलैंड रखा, आइसलैंड जिसको बोला जाता है। लेगरेंस दीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिका होती है, एक तो होती है अल्फा कोशिका, ठीक है, और एक होती है बीटा कोशिका, और एक होती है जिसको डेल्टा कोशिका कहते हैं। देखो ये कोशिका ग्लूकागोन हार्मोन निकालती है। कौन सा हार्मोन निकालती है, ग्लूकागोन। और ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को किसमें बदलता है, ये ग्लाइकोजन को किसमें बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। किसमें बदलता है, ग्लूकोज में, ठीक है। ये खोज जो है किम्बल मर्लिन ने की थी। ये हार्मोन द्वारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये वसीय अम्लों व एमिनो अम्लों को ग्लूकोनियोजिनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के संश्लेषण को प्रेरित करता है तथा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, ये बढ़ाता है। क्योंकि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया तो रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी है बीटा, ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा हार्मोन निकालती है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कम करता है ब्लड में, ग्लूकोज को किसमें बदलता है, ये ग्लाइकोजन में बदल देता है, ठीक है। ये कनाडा के बैटिंग बेस्ट 1921 में सर्वप्रथम इंसुलिन को प्राप्त किया था। एबल ने इसे क्रिस्टल प्राप्त किए थे। वैज्ञानिक सेंगर ने इसे प्रोटीन संरचना की खोज की तथा इन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ये इंसुलिन हार्मोन ग्लूकागोन के विपरीत कार्य करता है। वो तो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ये रुधिर को ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखता है। ये यकृत में ग्लूकोज में ग्लाइकोजन के संश्लेषण के लिए प्रेरित करता है, जिसको ग्लाइकोजिनेसिस कहा जाता है। ये कोशिकाओं के आधारी उपापचयीकरण जो बेसिक मेटाबॉलिक जो रेट होती है, ठीक है, और दूसरी होती है तथा आरएनए से प्रोटीन, वसा तथा पेशियों में ग्लाइकोजन के संश्लेषण को क्या करता है, ये बढ़ाता है। और ये कहाँ पे होता है, लीवर के अंदर। नेक्स्ट है डेल्टा। डेल्टा जो है ये आकार में छोटे होते हैं तथा इनमें सोमेटोस्टिन हार्मोन निकलता है, सोमेटोस्टेनिन, ठीक है। एक वो सोमेटोट्रोपिन था, ये सोमेटोस्टेनिन जो हार्मोन जो है वो इंसुलिन व ग्लूकागोन दोनों के स्राव को क्या करता है, निरोधक की भांति कार्य करता है तथा पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण करने में अवधि को बढ़ाता है। अब इंसुलिन के अल्प स्रावण से कौन सा रोग होता है, वो होता है डायबिटीज मिलेटस रोग होता है। वो डायबिटीज इंसिपिडस था, जो कैसे होता है, एडीएस की कमी से होता है, वैसोप्रेसिन की कमी से होता है, ठीक है। ये आनुवंशिक रोग भी है, इंपॉर्टेंट। डायबिटीज कैसा रोग है, आनुवंशिक रोग है। वो कौन सा, मिलेटस। लक्षण, ग्लूकोसूरिया, मूत्र के साथ में ग्लूकोज का उत्सर्जन होना। बहुमूत्रता, इस रोग में मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मूत्र का आयतन बढ़ जाता है और रोगी को बार बार मूत्र आता है, ठीक है। उसके बाद में पॉलीडिप्सिया, इस रोग में मूत्र की अधिक आती है, जिससे निर्जलीकरण हो जाता है शरीर में और रोगी को प्यास ज्यादा लगती है। उसमें कीटोसिस, ये वसा का अपूर्ण विघटन होता है। वह एसीटोन की मात्रा बढ़ने से रोगी लंबी बेहोशी में चला जाता है। वह इंसुलिन हार्मोन के अति स्राव से संबंधित जो है वो रोग है, ये वाले। अब ये तो थे कम स्राव से, ग्लाइकोसूरिया, बहुमूत्रता, ठीक है। पहला जो है वो कौन सा है, मधुमेह रोग है, तो इसके लक्षण जो होंगे वो ये वाले होंगे। अब अति स्राव वाला, अति स्राव से क्या होगा,
अति स्राव से ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। इस अवस्था में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ग्लूकोज की भारी कमी हो जाएगी। ठीक है, इस स्थिति में शरीर में कोशिकाओं में अधिक मात्रा में ग्लूकोज ग्रहण करने लगती है और रोगी को कैसी होती है, थकावट महसूस होती है, देखने की शक्ति कम होने लगती है, शरीर में ऐंठन आ जाती है। इसका प्रमुख लक्षण है। अब नेक्स्ट जो ग्रंथि है वो कौन सी है, एड्रिनलिन ग्रंथि है। कौन सी है, एड्रिनलिन ग्रंथि, आप देख रहे होंगे। ठीक है, एड्रिनलिन ग्रंथि। ठीक है, अब इसके जो है वो दो लेयर है। आप जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस। ठीक है, ये जो है वो किसके भाग है, ये इस कॉर्टेक्स वाले भाग है। कौन से, कॉर्टेक्स वाले। और नीचे वाला ये वाला भाग जो है वो कौन सा है, मेडुला वाला भाग है। ठीक है, तो ये दोनों भाग जो है अपने में से अलग अलग प्रकार के क्या निकालते हैं, हार्मोन्स निकालते हैं। प्रत्येक वक्र के अग्र सिरे पे टोपी नुमा, ये कहाँ पे मिलती है, किडनी के ऊपर। आप किडनी देखोगे उसके में ये आपको ये पाई जाती है। ठीक है, तो किडनी के ऊपर ये पाई जाती है। पीले रंग के पीले भूरे रंग की अधिवक्र ग्रंथि स्थित होती है। इन ग्रंथियों का निर्माण भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है, किससे होता है, तथा एक्टोडर्म से होता है, दोनों से। बाहरी बलकूट व आंतरिक भाग मध्यस्थ भाग से कहलाता है। बाहरी भाग जो होता है इसका कौन सा, ये वाला भाग जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, बीच वाला भाग जो है वो मेडुला कहलाता है। इस ग्रंथि के चारों तरफ संयोजी उत्तकों से बना महीन खोल होता है। वयस्क व्यक्तियों में इस ग्रंथि का जीवन की बुद्धिमानी भी कहते हैं। जीवन की क्या कहते हैं, इसको बुद्धिमानी भी कहते हैं। इसका 4S ग्रंथि भी कहते हैं। इसको कौन सी, 4S ग्रंथि भी कहते हैं। अधिवक्र बलकुट द्वारा, अब ये कॉर्टेक्स द्वारा कौन सा होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन रुधिर व वक्र में खनिज आयनों के सांद्रता, उसके जो है कंसंट्रेशन को नियमन करता है। सबसे प्रमुख जो है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। इस हार्मोन के द्वारा वक्र नलिकाओं में सोडियम तथा और क्लोरीन आयनों का अवशोषण होता है तथा पोटेशियम आयनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ये रुधिर में खनिज आयनों की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। दूसरा जो होता है वो कौन सा निकलता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड था, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये प्रमुख हार्मोन कॉर्टिसोल तथा कॉर्टिसोन, ठीक है, होते हैं। इनके दो प्रमुख हार्मोन कौन से ये। इन हार्मोन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण होता है। ये रुधिर में ग्लूकोज, वसीय अम्लों तथा एमिनो अम्लों की मात्रा को बढ़ाते हैं। ये वक्र में ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस और यूरोजिनेसिस को प्रेरित करते हैं, यूरिया वगैरह बनाने में। किसी भी उत्तक के संक्रमण होने पे प्रतिरक्षी पदार्थ, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाने की क्रिया को ये क्या करते हैं, रोकते हैं, अतः प्रतिरक्षी निषेधात्मक, ठीक है, होते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको रोकेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखोगे जल, लवण संतुलन व अंगों के प्रत्यारोपण में सफल बनाने हेतु उपयोग में आता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को रोकते हैं। तो अगर ट्रांसप्लांटेशन होगा तो जब बॉडी के अंदर दूसरा ऑर्गन अपन लाएंगे तो ये क्या करेगा, स्व प्रतिरक्षी जैसे अपनी हुई थी, ठीक है, उस तरह से ये नहीं करेगा। ठीक है, प्रदान रोई है, जैसे आयोडीन में हुई थी, थायराइड ग्रंथि जो थी वो क्या हो गई थी, खुद में ही क्या कर ली थी, हाशीमोटो रोग। इंफ्लेमेशन हो जाता है जिससे गठिया, दमा इत्यादि के उपचार में इसको लिया जाता है। तीसरा है लिंग हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट देखो। लिंग हार्मोन केवल टेस्टोस्टेरोन एंड जो होते हैं वो केवल जो है वो वृषण या ये नहीं निकालते हैं, इसके अलावा भी है, तो ये है। ठीक है, अधिवक्र वलकुट के 3 प्रकार से लिंग हार्मोन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की थोड़ी थोड़ी मात्रा का स्राव किया जाता है। ये हार्मोन बाह्य जनन अंगों व यौन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। स्त्रियों में ये हार्मोन अधिकता से चेहरे पे बाल बढ़ने लगते हैं और इस रोग को दीर्घ लुप्ता कहा जाता है या हर्सुटिज्म कहा जाता है। ये हार्मोन्स नर में, मादा में, पेशियों में व जननांगों के विकास करते हैं। अधिवक्र के मध्यांश में, जो मध्यांश वाला भाग है वो, उससे कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो पहला निकलता है एड्रिनलिन और दूसरा निकलता है नॉर एड्रिनलिन। ये हार्मोन अनुकंपी, अनुकंपी का मतलब जो है सिंपैथिक, अनुकंपी तंत्र, ये क्या करेगा, ये संचालित को मदद करता है। अच्छा, इस हार्मोन की अरेखित पेशियां जो होती है वो उत्तेजित होती है, जिससे क्या होगी, रक्त में रुधिर वाहिनियों की दीवार सिकुड़ेगी, जिससे दाब बढ़ेगा, हृदय की धड़कन बढ़ती है। ठीक है, और ये जो है चौड़ी हो जाती है, पुतलियां फैल के, ठीक है, और शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना बहुत आता है, यकृत में संचित ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और रुधिर में आने लगता है और जो है अधिक क्रिया होने लगती है, यानी ये सारी चीजों को बढ़ाता है अनुकंपित तंत्र में। तो ये कौन करता है, एड्रिनलिन करता है। जब हम भाग रहे और जो है भागने पर एड्रिनलिन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है,
ठीक है। और अपन जो है वो जैसे ही गोल के पास में पहुंचते हैं उस समय जितनी ताकत लगाते हैं उस समय भी ये स्रावित होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हार्ट रेट वगैरह सबको बढ़ाता है। एड्रेनलिन हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानव को तैयार करता है। ये इमरजेंसी हार्मोन भी है। मानव में तनाव, गुस्सा, डर के समय उत्पन्न होता है। शारीरिक लक्षणों के समय जब आपको डर लगेगा तब भी आपके ये सारी कंडीशन आएगी, ठीक है। समय के साथ में स्राव अधिक होता है, इसमें अधिक ऊर्जा मिलने से के कारण संकट परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है, क्योंकि इससे में ऊर्जा अधिक मिलती है। दूसरा है नॉन एड्रेनलिन। यह हार्मोन एड्रेनलिन द्वारा नियमित होता है, ठीक है, और समान क्रियाओं को प्रेरित करता है। इसके द्वारा रुधिर वाहिनियां क्या हो जाती है, फैल जाती है। इसके द्वारा हृदय की गति, रुधिर दाब नहीं बढ़ता है। इसके विपरीत संकट काल में 3 प्रकार की अनुक्रिया उत्पन्न हो जाती है, जिसमें भय, संघर्ष और पलायन। इसके लिए अधिवक्र का मध्यांश भी कहते हैं। अधिवक्र के विपरीत प्रतिक्रिया जैसे प्रतिक्रिया स्ट्रेस, ठीक है, शर्करा, शुगर, लवण, सॉल्ट, उपापचय व लैंगिक विकास में क्रिया सेक्सुअल रिलेटेड प्रोसेस होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, 4S भी बोला जाता है, ठीक है। विपत्ति जो है वो क्या है, ये विपत्ति प्रतिक्रिया जिसमें स्ट्रेस आ गया, शर्करा, शुगर आ गई, लवण, सॉल्ट आ गया, ठीक है, और लैंगिक विकास से संबंधित, इसलिए इसको 4S ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। अधिवक्र के अल्प स्राव से क्या होगा, ठीक है, एडिशन रोग होता है। एड्रेनलिन कॉर्टेक्स हार्मोन का अल्प स्राव से सोडियम तथा जल की काफी मात्रा मूत्र के साथ में क्या हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है, और शरीर में कैसा हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। रुधिर दाब जो होता है वो अत्यधिक घट जाता है, ठीक है, और त्वचा कांस्य वर्णक हो जाती है, ब्रॉन्जी हो जाती है। रोगी की पेशियों व मस्तिष्क कमजोर होने लगता है, क्योंकि जो सोडियम आयन कम हुआ तो सीधी सी बात है इसका इफेक्ट जो हो जाएगा वो तंत्रिकाओं पे जाएगा, और शरीर में ताप कम हो जाता है। व्यक्ति को भूख कम में कमी, मितली, घबराहट होने लगती है। अंत में रोगी की मौत हो सकती है। अधिवक्र ग्रंथि के हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन भी क्या के कार्य करता है। ये कैसा होता है, लाइफ सेविंग जो है वो हार्मोन होते हैं। अब अति स्त्रवण से कौन सा रोग, इस रोग में मिनरलोकॉर्टिकॉइड की अधिकता से उत्पन्न होता है। इसमें सोडियम व पोटेशियम का संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिससे तंत्रिकाओं का गड़बड़ी होने के कारण मांसपेशियों में क्या आ जाती है, अकड़न आ जाती है। दूसरा होता है कुशिंग रोग। इस रोग में शरीर में जल में सोडियम व तथा यकृत में ग्लाइकोजन का जमाव अधिक हो जाता है, ठीक है। इस रोग में प्रोटीन अपचय बढ़ जाता है तथा त्वचा में व हड्डियों में अनियमितता में क्या आ जाती है, वृद्धि आ जाती है। तीसरा जो है हर्सुटिज्म या एड्रेनलिन विरिलिज्म। एड्रेनलिन हार्मोन की अधिकता होने पर स्त्रियों व पुरुष के लक्षण आ जाते हैं। स्त्रियों में कौन से लक्षण आ जाते हैं, पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं। और जैसे चेहरे पे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का मोटी होना, शरीर पे घने बाल आ जाना, और अधिकता से जो स्त्री हो जाती है वो कैसी हो जाती है, बाजपन आ जाता है। फोर्थ है वो गायनी कोमेस्टिया। एड्रेनलिन हार्मोन के अति स्राव के कारण स्त्रियों में नर जननांग बनने लग जाते हैं, ठीक है, और इसमें मादा आभासी उभयलिंगता हो जाती है। ऐसी लड़कियां बाज व स्टेरिलाइज हो जाती है और लड़कों में स्तन उभर जाते हैं। उसके बाद में इडीमा। इस रोग में रुधिर में सोडियम तथा साथ साथ में जल की मात्रा बढ़ती है तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। शरीर में जगह जगह पे फूल जाती है, ठीक है, पोटेशियम अत्यधिक हो जाता है, ठीक है, और कमी तंत्रिका से कमी एवं पेशियों का कार्य अवरुद्ध हो जाता है, और इससे क्या हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है या लकवा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके रोग है। कौन सा रोग है, कुशिंग रोग है, हर्सुटिज्म रोग है, ठीक है, उसमें गाइनोकोस्टिमिया है और इडीमिया है, ठीक है। अभिवर्षण जो केवल कहाँ मिलता है, मेल के अंदर, नर के अंदर होते हैं। ये नर के अंदर जनन ग्रंथियों में होते हैं। नर में वर्षण जो अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका में होती है। अच्छा, अंतराली कोशिका का मतलब क्या है, ये होती है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब, इनको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब। इनको ट्यूब को अगर काट के देखा जाए तो इस तरह से निकल आएगी। बीच में जो ग्रंथियां जो कोशिका नजर आती है उनको बोलते हैं लीडिंग सेल। लीडिंग सेल, और लीडिंग सेल ही क्या निकालती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती है, एंड्रोजन हार्मोन निकालती है। मनुष्य में एक जोड़ी वर्षण उदर भाग में वर्षण कोश में स्थित होते हैं। अंतराली कोशिका द्वारा, कौन सी कोशिका द्वारा, अंतराली कोशिका द्वारा या लीडिंग कोशिका द्वारा, लीडिंग सेल।
टेस्टोस्टेरोन या एंडोस्टेरोन हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन नियंत्रण पीयूष ग्रंथि द्वारा, मैंने आपको बताया था, किससे होता है? ILS से होता है और FSS से होता है, FSS, ठीक है, LS और FSS से होता है। एंड्रोजन हार्मोन नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास, दाढ़ी मुचकाना, आवाज का भारी होना, ठीक है, शरीर पे बालों का आना, तो ये सारा जो है इनके द्वारा नर में जनन कोष, वसन कोष, मूछ का आना, भारी आवाज होना, शरीर पे बालों का होना, मैथुन की इच्छा का विकास होना आदि जो है वो इससे होता है। यौन आरंभ अवस्था के पूर्व वर्षणों का शल्य क्रिया द्वारा हटा देने को जनन नाशक या बद्य कारक कहा जाता है, जिसको बोलते हैं अपन ऑर्किडेक्टोक्टोमी या कास्टेरेशन कहा जाता है। इसके कारण नर हार्मोन का स्राव कम हो जाता है और व्यक्ति नपुंसक हो जाता है और इसमें प्राथमिक व द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं हो पाता। पशुपालन में बदिया रोग, बदिया मुर्गे, बदिया घोड़े, ठीक है, बदिया मतलब स्टेलाइन, ठीक है, उत्पन्न करने के लिए ये क्रिया की जाती है। ऐसे प्राणियों में सरल स्वभाव हो जाता है जिससे इनका प्रबंधन सुबंधन हो जाता है। जैसे सांड, बुल होता है ना, बुल, ठीक है, तो बुल जो है वो, और एक अपने जो बैल होता है, तो बैल और क्या करते हैं बैल के अंदर, तो ये जो क्रिया जो है वो अपनाई जाती है, जिससे वो कैसा हो जाता है? शांत हो जाता है। नेक्स्ट है अंडाशय, ओवरी। ओवरी के अंदर आप देखोगे तो जो है अंडाशय से एक मादा जनन ग्रंथि होती है, एक तरह से अंतःस्रावी ग्रंथि। ये 3 प्रकार के हार्मोन निकालती है। पहला है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन ग्राफीन जो पुट्टिका मैंने बताई थी आपको, जिसमें से अंडा उत्सर्जक होता है, ग्राफीन पुट्टिका की कोशिकाएं निकालती है। यह हार्मोन मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में जैसे गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि व क्लाइटोरिस, स्तनों आदि के विकास में मदद करती है। आवाज का बारीकी होना, मासिक चक्र का आरंभ होना, जो नितंब जो है उनका भारी होना, शालीनता, मैथुन की इच्छा जागृत होना आदि का विकास होता है। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन बताया था कि जब ग्राफीन पुट्टिका में से जब अंडा निकल जाता है तो उसके बाद में कॉर्पस लुटियम बनता है। तो जब अंडा से अंडा उत्सर्जन के पश्चात विकसित पीले रंग का कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा ही क्या होता है? नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है, और इस हार्मोन के स्राव से स्त्रियों के स्तनों का विकास, ठीक है, दूध ग्रंथियों की वृद्धि, सक्रियता, गर्भाधारण में आवश्यक संरचनात्मक एवं क्रिया कार्य में परिवर्तन, गर्भाशय की भित्ति में रुधिर का परिवहन को बढ़ाता है, ग्लाइकोजन तथा वसा का संचय करता है आदि का प्रेरण जो है वो कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है, ठीक है, यानी इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। तीसरा है रिलैक्सिन हार्मोन। यह हार्मोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा निकाला जाता है। ये कार्य कब होता है? प्रसव क्रिया के समय, जब शिशु के समय प्यूबिस, ठीक है, सिम्फोसिस के जोड़ में शिथिलता लाता है। अंत में हार्मोन जो होते हैं वो शिशु को जन्म में सहायता देते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन के अल्प स्राव से, ठीक है, के कारण मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास में क्या आ जाती है? कमी। मासिक धर्म में क्या आ जाती है? अनियमितता। और एस्ट्रोजन हार्मोन के अति स्राव से अनियमित मासिक चक्र हो जाता है अवस्था, और अत्यधिक मात्रा में लंबे समय तक स्राव से क्या हो जाता है? कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है या इसका खतरा होता है। तो ये थी अपने एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।